अच्छा बच्चे, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हमारी फार्मेसी की डेफिनेशन है। ये चैप्टर जो है हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का है। इसके स्टार्ट में सबसे पहले इन्होंने हमें फार्मेसी के बारे में बताया कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी की बहुत सी डेफिनेशंस हैं। अगर अभी आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सी डेफिनेशंस मिलेगी, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस है। लेकिन ये वो डेफिनेशन है जो कि एक स्पेसिफिक जगह पे बताई गई है, और वो स्पेसिफिक जगह क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंदर फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है। एक तो आपने रेफरेंस भी याद करना है कि ये डेफिनेशन कहाँ पे बताई गई है, और साथ डेफिनेशन भी। डेफिनेशंस जो होती है ना बेटा, वो आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी होती है। तो डेफिनेशन जो है इसके मुताबिक क्या है कि जो आपकी फार्मेसी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब ये एक पूरा पैटर्न बताया गया है कि मेडिसिन मार्केट में कैसे आती है। सबसे पहले वो डिस्कवर होती है कि ये एक मेडिसिन है, ये स्पेसिफिक तौर पे जो सब्सटेंस या केमिकल है, ये क्या है? मेडिसिन है। देन उसको डेवलप किया जाता है, उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, उसके बॉन्ड्स वगैरह, उसके उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री देखी जाती है कि उसके कौन से स्पेसिफिक बॉन्ड्स, कौन सा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ दे सकती हैं, क्या उसका डोज थेराप्यूटिक है, क्या उसका डोज जो है वो टॉक्सिक है, क्या उसका डोज फेटल है। तो ये डेवलपमेंट में आ जाएगी। देन सिंथेसाइज करना उसको, कि उसको नेचुरल सोर्सेज से लेना है या तो उसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। सिंथेसाइज किया है रॉ मटेरियल, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग, के उस स्पेसिफिक जो है ड्रग को आपने मैन्युफैक्चर कैसे करना है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और एनी अदर डोजेज फॉर्म। उसके बाद उसके एक्शंस के, इसको किस किस बीमारी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में आता है कि जब वो बनाई जा रही है तो कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर बच्चे आता है कि बनने के बाद इसने मार्केट कैसे होना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके इसने मार्केटिंग इसकी कैसे की जाएगी, और इसको रजिस्टर कैसे करवाया जाएगा, इसकी सेल एंड परचेज कैसे की जाएगी। क्लिनिकल यूजेस, वही जो चीज़ है कि इसको किस किस बीमारियों में हम यूज कर सकते हैं। एक्शंस, कि इसने बॉडी में जाके कहाँ पे असर करना है। और क्लिनिकल यूजेस, कि इसको किस बीमारी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें ना आपस में थोड़ी मिलती जुलती हैं, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना। देन मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेसी। अब डिस्कवरी स्टार्ट है एंड मार्केटिंग पैटर्न्स लास्ट है। मार्केटिंग के बाद वो ड्रग जो है वो आपकी कंज्यूमर तक पहुंच जाएगी, बीमार बंदे तक पहुंच जाएगी। तो ये स्टार्टिंग से एंड तक आपने इसी तरतीब में याद करना है बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए आपको। देन आपको नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अब जो डेफिनेशन आप पढ़ने लगे हो वो कौन सी है? अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। एक पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी है, लेकिन अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? कि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है दैट इज डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज। अप्रोप्रिएट यूज है तो मुनासिब इस्तेमाल ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज। तीन चीजों का अप्रोप्रिएट यूज है। मेडिसिन का, मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है, उसके साथ कोई डिवाइस यूज होना है कि नहीं। अब जैसे सिरप है, डॉक्टर आपको कहे ये सिरप लेना है, आपको नहीं पता आपने कितने स्पून्स लेना है। तो सम पहले ये होता था सिरप के साथ स्पून्स भी आते थे कि भाई ये डोजेज है इसकी, इतना लेना है। समटाइम लोग थोड़ा डोज ले लेते हैं, समटाइम लोग ज्यादा डोज ले लेते हैं। थोड़े डोज का भी नुकसान है, ज्यादा डोज का भी नुकसान है। ठीक है। तो मेडिसिन के साथ डिवाइस देना है। अब लोगों को लगता है कैप्सूल खाने वाले ही होते हैं, लेकिन कुछ कैप्सूल्स जो होते हैं वो इनहेल करने वाले भी होते हैं। तो ऐसा कैप्सूल जो इनहेल करना है उसके साथ उसका डिवाइस भी होना जरूरी है। एंड देन सर्विस। अब आपने मेडिसिन भी दे दी, डिवाइस भी दे दिया, लेकिन आपने उसको बताया नहीं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो भी गलत है। तो ऑप्टिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए, बेस्ट इलाज के लिए, ऑप्टिमम होता है बेस्ट, बेस्ट इलाज के लिए आपके पास, आपको मरीज को तीन चीजें प्रोवाइड करनी है: मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज। आपने उसको दवाई देनी है, आपने उसको दवाई लेने के लिए जो आला इस्तेमाल होना है, जिस तरीके से उसने दवाई लेनी है वो देना है, कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज। एंड देन सर्विस, सर्विस में आती है उसकी काउंसलिंग, कि आपने उस मरीज को काउंसिल करना है कि आपने दवाई किस तरीके से लेनी है, विद फूड लेनी है, विदाउट फूड लेनी है, दिन में लेनी है, शाम में लेनी है, दिन में कितनी दफा लेनी है। अगर आपसे कोई डोज मिस हो जाता है तो फिर आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है चीज को। ऐसा नहीं करना कि अगर आपसे सुबह का डोज मिस हो गया है, आप सोए रह गए हो, आप उठे ही जो है दोपहर के बाद हो, तो आपने सुबह नाश्ते वाला डोज नहीं लिया। तो आपने ये नहीं करना कि आप दोपहर के खाने के साथ जो है दो डोज ले रहे हो, कि मैंने सुबह छोड़ा था वो डोज भी मैं साथ ले लूं, ऐसा नहीं। तो इसकी चीजों को आपने पेशेंट को जो है वो काउंसल करना होता है। फिर आगे आती है टाइप्स ऑफ फार्मेसी। टाइप्स ऑफ फार्मेसी के अंदर आती है सबसे पहले इंडस्ट्रियल, देन कम्युनिटी फार्मेसी। उसके अलावा जो है इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी आती है, फोरेंसिक फार्मेसी आती है, क्लिनिकल फार्मेसी आती है, कंपाउंडिंग आती है, और डिस्पेंसिंग बच्चे आप ना वीडियो बंद कर दें।
अच्छा, सबसे पहले अब इन सारी फार्मेसीज को हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है ये वो जगह है, इंडस्ट्री एक वो जगह होती है जहाँ पे मेडिसिन बन रही होती है। ठीक है। आप लोगों अगर किताबें अगर आप लोगों ने खोली हुई हैं तो आपने इस लाइन को अंडरलाइन कर लेनी है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। हमारे फार्मेसी प्रोफेशन का, हमारे मेडिकल प्रोफेशन की बैकबोन है इंडस्ट्री। अगर दवाइयां बनेंगी नहीं तो फार्मेसी फील्ड है ही कुछ नहीं। अगर दवाइयां बनेगी नहीं तो मेडिकल फील्ड कुछ नहीं है। अगर दवाइयां बनेगी नहीं तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे लोगों को। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज अ फंडामेंटल बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है प्रोफेशन की। इसको अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये वो जगह है जहां पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, मींस ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के ऊपर मेडिसिन जो है इधर बनाई जाती है, मतलब ज्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर। पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री थी पहले मैनुअली काम करती थी, मैनुअली टैबलेट्स बनाती थी, कैप्सूल बनाती थी। अब थोड़ी एडवांसमेंट हुई है, अब सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। कुछ काम आपको खुद करना पड़ता है, लेबर से करवाना पड़ता है, और कुछ काम जो है वो आपकी मशीनें करती हैं। जैसे ड्राइंग के लिए चीजें लेके जाना लेबर लेके जाती है, मशीन ड्राइंग करती है, और फिर मशीन से चीज लेके आना और कंप्रेशन तक लेके जाना, कंप्रेशन के लिए लेके जाना, वो भी लेबर लेके जाती है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। लेकिन इन केस ऑफ आईवी पेरेंट्रल्स, ये सिस्टम जो है वो सेमी ऑटोमेटिक नहीं है। आईवी इंजेक्शंस बनाने के लिए, चाहे वो आईवी है चाहे वो आईएम है, पेरेंट्रल्स बनाने के लिए सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो सिर्फ मशीन प्रोसेस कर रही है, सब कुछ खुद कर रही है। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी के कुछ सेटअप्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे हम अपने हमारे घरों के अंदर किचन में जो है जब कुछ पकना होता है तो सामान आके सबसे पहले किचन में रखते हैं ना। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री में अगर कुछ बनाना है, मेडिसिन बनाई जानी है, तो सामान सबसे पहले वेयर हाउस में आता है। सामान में आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होते हैं और एक्सीपिएंट्स भी होते हैं। अब आपके वेयर हाउस के अंदर आके सामान रख दिया गया, सामान रखा गया। अब इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी ने आपको कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सीपिएंट दिया, वो बताते हैं कि ये प्योर क्वालिटी के हैं, लेकिन आपने अपने इंडस्ट्री के अंदर भी उसकी टेस्टिंग करनी होती है कि क्या ये प्योर क्वालिटी के हैं कि नहीं। तो वेयर हाउस में जब सामान आ जाता है तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल उसकी टेस्टिंग करता है और फिर ओके कर, अगर वो ओके है, अगर उसकी पोटेंसी, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड हमारे मुताबिक है, हमारी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे मुताबिक नहीं है तो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है कि हम उस सामान को जला दें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हिसाब किताब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाता है, हम उनको सामान वापस भेज देते हैं, क्योंकि हमने अपने ताल्लुकात भी जो है ना वो उनके साथ रखने होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के बाद जो है, अब प्रोडक्शन सेक्शन कहता है कि भाई मैंने अब जो है ना 1 लाख टैबलेट्स बनानी है फलानी चीज की। तो वो एक परफॉर्मा निकाल के देगा कि मुझे ये सारी सारी चीजें जो है ना ये निकाल के दे दो। वेयर हाउस को भेजेगा, वेयर हाउस से सारी चीजें वे करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सारी की सारी मेडिसिन बना देनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर टैबलेट सेक्शन अलग है, टैबलेट अलग से एक सेक्शन में बनती है, एक जगह पे बनती है। कैप्सूल अलग से बनते हैं, पेरेंट्रल्स अलग से बनते हैं। इंजेक्शंस जो है इनको पेरेंट्रल्स भी कहा जाता है। और सिरप अलग से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रूम के अंदर एक किनारे पे टैबलेटिंग हो रही है, अगली मशीन के अंदर कैप्सूल बन रहे हैं, उससे अगली मशीन के ऊपर सिरप बन रहा है। ये सेक्शंस अलग अलग होते हैं। टैबलेट सेक्शन अलग होता है, कैप्सूल सेक्शन अलग होता है, सिरप सेक्शन अलग होता है। मतलब ये रूम्स अलग हैं, ये समझ लें आप। अब आपकी जब मेडिसिन बन रही है, फर्ज करें आपकी मेडिसिन प्रोडक्शन सेक्शन में बन रही है, 15 स्टेप्स के अंदर उसने बनना है। 15 स्टेप्स लगने हैं उस मेडिसिन को बनने के लिए। तो वो जो 15 स्टेप्स हैं जिसमें उस मेडिसिन ने बनना है, हर स्टेप के बाद क्वालिटी कंट्रोल को सैंपल जाएगा कि चेक करो ये स्टेप ठीक हुआ है कि नहीं। हर हर स्टेप के बाद, चाहे जितना मर्जी सिंपल स्टेप है, जस्ट मिक्सिंग की है, जस्ट सिंपल मिक्सिंग की है, तो पोटेंसी तो नहीं ना ड्रग की बदल सकती। लेकिन फिर भी क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है कि ठीक से मिक्सिंग हुई है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ड्रग जो है वो एक जगह पे रह गई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट सिर्फ एक जगह पे रह गया और जो एक्सीपिएंट्स है वो दूसरी जगह पे ज्यादा है। तो हर स्टेप के बाद क्वालिटी कंट्रोल के जो है ना टेस्टिंग करता है, उसको कहते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बच्चे आप लोगों ने याद करने हैं इन सेकेंड ईयर की इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पूरा सब्जेक्ट है आपका। उसके अंदर आपने सारे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखने हैं। ये भी बेसिक आपको नॉलेज दिया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या काम करता है, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अपनी मेडिसिन होती है ना, उनको फार्मुलेट करने का तरीका, कि कितना एक्टिव जाना है, कितना एक्सीपिएंट जाना है, पॉलिश होनी है ड्रग, कितनी कितनी क्या क्या चीज एंटर होनी है, सारा प्रोसीजर जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि 15 स्टेप्स हैं। वो 15 स्टेप्स कौन बताएगा? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले स्मॉल स्केल के ऊपर वो मेडिसिन बनाता है, 100-200 के स्केल के ऊपर वो मेडिसिन बनाता है, और उसकी सारी टेस्टिंग करके एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बना के देता है अपने प्रोडक्शन सेक्शन को। लास्ट में आती है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की पहली लाइन अंडरलाइन कर लें कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है। जो चीजें अंदर एंटर हो रही हैं, जो चीजें बाहर जा रही हैं, जो चीजें जो हैं
ऑर्डर आ रहा है, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका फिनिश प्रोडक्ट कितना बनाना है, हर चीज को, हर फाइनेंसिस को, हर चीज को कौन जो है कंट्रोल करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब पहले जो हमने पढ़ी थी बैकबोन, बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसको मिक्स नहीं करना। बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन क्या है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। इस दोनों चीजों को अंडरलाइन कर लें और मिक्स नहीं करना आपने। देन आपके पास आती है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जो है, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी की सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक जैसी आवाम जब आपस में मिल के रहते हैं तो कम्युनिटी कहलाती है। जैसे हम ह्यूमंस आपस में मिल के रह रहे हैं, ये कम्युनिटी है एक। ठीक है। तो कम्युनिटी जो है उसमें कम्युनिटी फार्मेसी हमें कम्युनिटी लेवल पे मेडिसिन पहुंचाती है, मतलब कि एक आम इंसान तक। अब मैंने दवाई लेनी है, मैं इंडस्ट्री नहीं जाऊंगी, मैं अपने कम्युनिटी में, अपने एरिया में देखूंगी कि कौन सी जगह है जो मुझे दवाई पहुंचा सकती है, वो दैट इज रिटेल फार्मेसी। ठीक है। ये जो हमें दुकानें नजर आती हैं, फजलदीन क्लिनिक्स, अहमद फार्मेसी, रजा फार्मेसी, ये सारी जो फार्मेसीज हैं, दे आर ऑल कम्युनिटी फार्मेसीज। अब कम्युनिटी फार्मेसी जो है, इसका मकसद क्या है? इसने कम्युनिटी लेवल पर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल क्या है? इंडिविजुअल पर्सन लेवल पे। इंडिविजुअल पर्सन लेवल पे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। ये नहीं है कि ये अमीर बंदा है इसको दवाई दे दो, ये गरीब बंदा है इसको दवाई नहीं देनी, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब इसके कुछ गोल्स हैं, क्या है इसके गोल्स? के क्वालिटी मेडिसिन देनी है जनरल पब्लिक को, आम इंसान तक दवाइयां पहुंचानी है, क्वालिटी मेडिसिन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी है, दवाइयां देनी है तो फिर उसकी गाइडेंस करनी है कि भाई इसको लेना कैसे है, किस दवाई के साथ इसको लेना है, किस दवाई के साथ इसको नहीं लेना, कौन से लोग इस दवाई को ले सकते हैं, कौन से लोग इस दवाई को नहीं ले सकते। फिर वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो बहुत ही खत्म हो गया। अब लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन में जरासीम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और बॉडी जो है ना वो जहर है ये बॉडी के लिए, और बॉडी इंसान मर जाएगा। लोग तो बहुत बहुत बच्चों को भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाते। तो वैक्सीनेशन की भी इन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग करने की, हमारे यहाँ पे 50% अवाम को इतना जो है ना वो हो गया हुआ अवेयरनेस कि वो वैक्सीनेशन को अब गलत नहीं कहते, लेकिन 50% अभी भी ऐसी अवाम है जो कि वैक्सीनेशन को गलत समझती है। उसके अलावा हेल्थ कैंप, हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स। अब हम लोग अपने एरिया में देखते हैं समटाइम ना, लगा होता है फ्री कैंप लगे होते हैं, डायबिटीज कैंप लगा हुआ है फ्री, शुगर कैंप जिसे कहेंगे, और ब्लड प्रेशर का कैंप लगा होता है, आए मुफ्त में ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, आए मुफ्त में शुगर चेक करवाएं। तो ये उनका कोई एहसान नहीं है कि वो ये कैंप चला रहे हैं अपना नुकसान करके। जब वो अपना कम्युनिटी लेवल पे फार्मेसी बनाते हैं तो वो ये ओथ लेते हैं कि वो 6 महीने में एक इस तरह का हेल्थ कैंप जरूर करेंगे। तो ये भी कम्युनिटी फार्मेसी का फर्ज है, उसका गोल है। देन कम्युनिटी फार्मेसी दो तरह की है, एक रिटेल है और एक है होलसेल। रिटेल और होलसेल के अंदर दोनों में अवाम को दवाइयां दी जाती हैं, बस रिटेल और होलसेल का एक डिफरेंस ये है कि रिटेल जो है, रिटेल वो है जो हमें आम नजर आती है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फार्मेसीज के नाम बोले थे, दैट आर रिटेल फार्मेसीज। इसमें आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट रख के, जो कि लोकल कंपनीज का अलग होता है और जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका अलग होता है, तो उन पे प्रॉफिट रख के आप अगलों को सेल कर देते हो ड्रग। लेकिन आपने इंडिविजुअल पर्सन को वो ड्रग देनी है, आपके पास बल्क में कोई नहीं लेने आएगा, कोई नहीं आके कहेगा कि मुझे सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना वो 100 सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो। ऐसे नहीं होगा। वो बंदा जो है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए लेगा। जैसे उसको 5 डेज के लिए चाहिए तो 5 डेज के लिए ले लेगा, उसको 4 डेज के लिए चाहिए तो वो 4 डेज के लिए ले लेगा। तो बंदा अपनी जरूरत के लिए लेगा। उसके बाद जो चीज आती है वो है आपकी होलसेल फार्मेसी। अब होलसेल फार्मेसी वाला जो है ना वो आम इंसान को नहीं देगा। होलसेल फार्मेसी वाला किसको दवाई देगा? होलसेल फार्मेसी वाला देगा रिटेल वाले को दवाई देगा। होलसेल वाला लेता है इंडस्ट्री से मेडिसिन, उठाता है, बल्क में उठाता है, और फिर वो आगे किसको देता है? रिटेल वाले को देता है। और होलसेल से हमेशा बल्क में ही मेडिसिन ली जाती है। जैसे होलसेल वाले के पास जाके, इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। होलसेल वाले का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हो। तो होलसेल वाले का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेल, क्योंकि ये बल्क में ले रहा है और ये अपना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे रिटेल को देता है। अब मैंने जाना है दवाई लेने, मेरा गला खराब है, मैंने दवाई लेने जाना है, तो मैं किसके पास जाऊंगी? मैं रिटेल वाले के पास जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक दवाई लेनी है। मैं होलसेल वाले के पास कभी भी नहीं जाके, या फिर मैं इंडस्ट्री के पास कभी भी जाके अपनी 5 गोलियां या 10 गोलियां नहीं लूंगी। तो होलसेल वाले का जो फिक्स परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, और जो रिटेल वाले की फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होता है। देन हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ फार्मेसी आती है, फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी जो है वो हमारे ड्रग लॉ से रिलेटेड है। ड्रग लॉ, इस पहली लाइन को अंडरलाइन कर लें।
कि ये वो फार्मेसी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग लॉज पढ़ते हैं। तो फोरेंसिक फार्मेसी जो है इसके अंदर हमारे फार्मेसी के जितने भी लीगल एक्सपेक्ट्स हैं जो हमें रिलेटेड टू लॉ हैं वो सारे हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आती हैं सारी चीजें, इसकी ड्यूटीज। अब कुछ इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ मैं आपको वैसे बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे लॉ के अंदर आती हैं। हमारे लॉ के अंदर आता है कि हमने सबसे पहले, हर चीज ही वैसे आएगी, कुछ चीजें जो हमें लगता है वो हैं, वो होती हैं कि लाइसेंस कैसे लेना है, दवाइयाँ कैसे जो है सेल करनी है, उसके अलावा इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट कैसे रजिस्टर करवाना है। तो ये चीजें हमें लगती हैं। और गवर्नमेंट तो जैसे इंस्पेक्टर एक आ रहा है, तो इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके अख्तियार में है, और कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो उसके अख्तियार में नहीं है लेकिन वो अब्यूज कर रहा है हमें वो करके। तो ये सारी चीजें अब देखें, अब एक जगह है, एक इदारा है, जैसे इंस्टीट्यूट है, कोई फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, उसका खुलना, उसके काम शाम सारे, ये भी फॉरेंसिक फार्मेसी हमारे लॉ के अंडर आते हैं। उसके बाद जो है उस इदारे से लोग पास आउट हुए हैं, उन्होंने अब डिफरेंट एरियाज में काम करना है, वो भी हमारे लॉ के अंदर आएंगे। उसके बाद जो है हमारे जितने भी इदारे हैं जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को देख रहे हैं, जैसे हमारी सेंट्रल फार्मेसी है, हमारी प्रोविंशियल जो है काउंसिल्स हैं, हमारी सेंट्रल काउंसिल्स हैं, उसके अलावा हमारे क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है हमारा, हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमारे ड्रग कोर्ट्स हैं, ये सारे फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर आते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं उन्होंने कौन से रूल्स को फॉलो करना है, हमारे जो रिटेल फार्मेसी पे लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कौन से रूल्स को फॉलो करना है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कौन से रूल्स को फॉलो करना है। ये सारी की सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन इस हद तक ड्रग लॉ में है कि एक इदारे के अंदर ये जो वाईफाई लगा हुआ है ना, वो भी लिखा गया है कि आपका ये लगा होना चाहिए। एक जगह के ऊपर डस्टबिन, जैसे इंडस्ट्री है ना, उसमें कहाँ कहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे थूक फेंकने के लिए जो है स्पिटॉन्स होने चाहिए, ये तक हमारे लॉ के अंदर बताया गया है। उसके बाद आती है हमारी फोरेंसिक फार्मेसी, फोरेंसिक सॉरी उसके बाद आती है हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी बेटा ये बहुत सिंपल सी है। हॉस्पिटल फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो कि किसी इदारे, किसी हॉस्पिटल में हो, वो हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाती है। और ऐसा ऐसा पर्सन जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहा है उसको कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर हम इसको मजीद इसको समझने की कोशिश करें तो जो बड़े बड़े सेटअप होते हैं उसके अंदर एक सेंट्रल फार्मेसी होती है, और बाकी सारी जो है ना उसकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। जैसे अगर आप कोई बड़ा सेटअप, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सेटअप देखो, उसमें एक सेंट्रल फार्मेसी होगी, फिर एक इनपेशेंट की होगी छोटी सी, एक आउट पेशेंट की होगी, एक इमरजेंसी पेशेंट की होगी। इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी की जो फार्मेसी है, इन पेशेंट की जो फार्मेसी है, आउट पेशेंट की जो फार्मेसी है, ये सारी फार्मेसी जो है वो किसकी तरफ, कौन कंट्रोल कर रहा होगा, सेंट्रल फार्मेसी कंट्रोल कर रही होगी। और फिर जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं छोटे लेवल पे, उनमें देखो तो एक ही फार्मेसी होती है जो कि इदारे में जो है ना थोड़ी नीचे ही बनी होती है। तो वो ही सारा कुछ कंट्रोल कर रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट फार्मेसी के सेटअप नहीं बने होते। लेकिन कोई बहुत बड़ा सेटअप हो तो इवन के फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी होता है कि हर फ्लोर पे अपनी मेडिसिन स्टॉक्ड होती है। उसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एक है फार्मासिस्ट की डेफिनेशन और एक है फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन। फार्मासिस्ट की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो फार्मासिस्ट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास डिग्री है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है, और डिग्री लेने के बाद वो अपने आप को जिस प्रोविंस में उसने काम करना है उस प्रोविंस में रजिस्टर करवा लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फार्मासिस्ट। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास फॉर्म डी या बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की डिग्री है, डिग्री उसने कहाँ से लेनी है, किसी ऐसे इदारे से जो कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से एफिलिएटेड है, और डिग्री लेने के बाद उसने अपने आप को जिस सूबे में उसने काम करना है उसने रजिस्टर करवा लेना है, तो वो कहलाएगा फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट रजिस्टर ए में रजिस्टर होता है। फिर हम पढ़ेंगे फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन आप कोर्स कर रहे हैं और आज से 3 से 4 महीने पहले आपने सुना होगा कि फार्मेसी असिस्टेंट अब बंद हो चुका होगा। तो फार्मेसी टेक्नीशियन कौन सा ह्यूमन है, फार्मेसी टेक्नीशियन एक ऐसा पर्सन है जिसके पास डिप्लोमा है। इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इसके पास डिग्री थी, ठीक है, और इसके पास डिप्लोमा है। ये दोनों डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, बाकी सारी चीज सेम है। अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिग्री एंड अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिप्लोमा। अब डिप्लोमा उसने कहाँ से लेना है, किसी भी ऐसे इदारे से जो कि रजिस्टर्ड है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, और उसके बाद उसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है अपने उस सूबे में जिस सूबे में उसने काम करना है। फार्मासिस्ट जो है कौन से रजिस्टर में रजिस्टर होता है, रजिस्टर ए, इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें। और फार्मेसी टेक्नीशियन किस में रजिस्टर होगा, रजिस्टर बी में। मतलब आप लोगों ने ये कोर्स करने के बाद रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के बाद आप लोगों को आपके नाम की कैटेगरी या लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, इसकी डिग्री है और इसका डिप्लोमा है, बाकी दोनों सारी चीजें सेम है।
फिर ये जो काम है इसके कि एक फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन के क्या काम है बेटा, ये ना लीगली तौर पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना उसके मुताबिक ये काम है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये चीजें नहीं फॉलो की जाती हैं, लेकिन लेट्स सी अब इसको पढ़ते हैं कि क्या ये काम लिखे गए हैं। परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, आपने जो किसी भी सेटअप के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर परचेजिंग आपने करनी है। मेडिसिन मैनेजमेंट के आपने मेडिसिन किस तरीके से मैनेज की हुई है, उसकी इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल की हुई है, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फीफो वगैरह के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से ना ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। उसके अलावा जो है डिस्पेंसिंग इन पेशेंट को आउट पेशेंट को आपने मेडिसिन देनी है, टीपीएन बनाना है। टीपीएन क्या होता है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की मैं आपको बस एक लाइन में एग्जांपल दे दूं, बाकी तो ये पूरा चैप्टर है हमारा आगे। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है समटाइम जब इंसान थ्रू माउथ खाना नहीं खा सकता तो उसको ड्रिप के थ्रू जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, तो इसको कहते हैं टीपीएन। प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन, स्टेराइल सोल्यूशन का बनाना भी इसी का काम है। स्टेराइल सोल्यूशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन या रिंगर सोल्यूशंस वगैरह, नॉर्मल सलाइन की चलो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम है तो ये ज्यादातर नॉर्मल सलाइन ही यूज किया जाता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, कि उनको भी आप लोगों ने ड्रग नॉलेज देना है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज उलट है। पाकिस्तान में ज्यादातर पैरामेडिक्स आके हमें नॉलेज दे रहे होते हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है ना ये सेल एंड परचेज करो डॉक्टर जो है चीजों की। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फार्मेसी की ब्रांच है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी जो है ये पाकिस्तान में ना अभी नया नया आया हुआ है, लेकिन इतनी इसकी हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी अप्रोच नहीं है। अब क्लिनिकल फार्मेसी जो है ये एक वो फार्मेसी होती है जिसमें आप लोग डिजीज को ड्रग से रिलेट करते हो, जिसमें हम स्टडी ऑफ ड्रग या मेडिसिन करते हैं इन कंट्रास्ट टू डिजीज, कि ये स्पेसिफिक दवाई है, ये हम इस बीमारी में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक इंसान है, चले दो इंसान है, उनको दोनों का गला खराब हो गया। गला खराब हुआ, डॉक्टर ने उन दोनों को एक ही दवाई दे दिया, एक ठीक हो गया दूसरा नहीं ठीक हो रहा। तो बीमारी एक ही थी, दवाई एक ही दी है, एक बंदा ठीक हो गया दूसरा ठीक नहीं हो रहा। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि वो बंदा जो नहीं ठीक हो रहा उसकी इलाज नहीं हो पा रहा उस दवाई से, क्यों। तो हम लोगों ने मेडिसिन की स्टडी करनी है इन रिलेटेड टू डिजीज। ये ना पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट है, इसमें ना बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के अंदर, जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी ज्यादातर अब जो है ना शौकत खानम के अंदर है, अनमोल के अंदर, ज्यादातर कैंसर हॉस्पिटल्स के अंदर ही है। और कुछ जो प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी है, क्योंकि जो हमारे ज्यादातर हमारे जो जीरियाट्रिक पेशेंट है, 60+ जो पेशेंट है, 70+ जो पेशेंट है, उनको ना दो तीन बीमारियां इकट्ठी हुई हुई हैं, जैसे शुगर भी हो गई है, उसके अलावा जो है उनको ब्लड प्रेशर भी है, साथ दो तीन और बीमारियां एज के साथ साथ एंटर होती जाती हैं। तो फिर उनकी ना मेडिसिन वो पॉलीफार्मेसी पे आ जाते हैं। पॉलीफार्मेसी मीन वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे होते हैं। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए उनके साइड इफेक्ट्स, एक दवाई दूसरी दवाई के असर को ज्यादा ना कर दे, एक दवाई दूसरी दवाई के असर को कम ना कर दे, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करता है। तो एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज कि थोड़ी बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। वो क्या है कि वो मेडिकेशन रिव्यू करेगा। समटाइम ये होता है कि फाइलें बनती हैं और वो फाइलें डॉक्टर हॉस्पिटल्स आपसे ले लेते हैं, वो जो है आप लोगों को देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने ड्रग की एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइलिंग करनी होती है। ड्रग की एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइलिंग कैसे होती है? कुछ पेशेंट्स के अंदर साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे होते। तो ये फिर ड्रग प्रोफाइलिंग हो रही होती है कि ये ड्रग जो है ये जनरल पब्लिक के ऊपर कैसे असर कर रही है। उसके अलावा जो है उन्होंने एक दफा देखना होता है, मेडिकेशन रिव्यू करनी होती है कि आपको डॉक्टर ने कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं लिख दी, और जो कि अक्सर नहीं होता, 99% ऐसा नहीं होता, लेकिन 1% ये हो सकता है कि राइटिंग के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेडिसिन ठीक से पढ़ी ना जाए और गलत मेडिसिन डिस्पेंस हो जाए। तो मेडिसिन जो है पेशेंट डिस्पेंसिंग से पहले एक दफा क्लिनिकल फार्मेसिस्ट देखता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजीजेज इन पाकिस्तान। वैसे बाहर की कंट्रीज के अंदर तो वो हर मेडिकेशन की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिव्यू किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अलावा फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी। फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी क्या होता है? फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी और ड्रग फॉर्मुलरी आपस में रिलेटेड है। ड्रग फॉर्मुलरी होती है कि हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग्स अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर उनकी परचेजिंग की जाती है। लिस्ट बनाना क्या, इस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ ये ड्रग्स आएंगी, ये कौन लिस्ट बनाता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनाता है। अगर क्लिनिकल फार्मेसी नहीं है उस हॉस्पिटल के अंदर तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनाएगा। उसने लिस्ट बना दी कि ये वाली ड्रग्स सिर्फ अवेलेबल होंगी किसके अंदर? हॉस्पिटल के अंदर। वो जो ड्रग की परचेजिंग होती है ना, वो हम कौन सा ब्रांड लेंगे? ना बहुत महंगा ब्रांड लेते हैं ना बहुत सस्ता ब्रांड लेते हैं, हम एक मिडल में लेते हैं जो ज्यादातर लोग अफोर्ड कर लें। तो उसको कहेंगे फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी, कि वो पहले मार्केट को रिव्यू करेगा कि मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो किस किस स्टेजेस के ऊपर कितने कितने प्राइसिंग पे पड़ी हुई है। उसको देखते हुए फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी को करते हुए वो ड्रग फॉर्मुलरी
भी बनाएगा। समटाइम हम डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये दवाई आपको बाहर से लेनी पड़ेगी क्योंकि वो ड्रग फॉर्मुलरी का हिस्सा नहीं होती, वो हॉस्पिटल में एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट डेफिनेशन है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स कहते हैं इलाज को। ये मेडिकल साइंसेज की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कि बीमारी का इलाज कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके साथ डील करती है। हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं थेरेपी, थेरेपी का वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो वो इसी के लिए ही यूज किया जाता है कि थेराप्यूटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज।